First, we will discuss about the multiple choice questions of national income, and then we will shift to fill in the blanks question, then very short, and then long answer type questions, and then we are done with the important questions of national income. Let's start with multiple choice questions at first. The very first question is asking, goods purchased for following purposes are final goods. बेटा final goods कौन से होते हैं? जो या तो हाउस होल्ड्स लेकर आते हैं कंजम्पशन पर्पस के लिए, या फिर जो फर्म्स लेकर आती हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस. सो आइदर दे आर कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, बोथ ऑफ देम आर कैटेगराइज्ड अंडर फाइनल बिकॉज नो फर्दर वैल्यू एडिशन इज पॉसिबल इन दीज टाइप्स ऑफ गुड्स. अलॉन्ग विद देयर इज नो इंटेंशन फॉर रीसेलिंग दीज गुड्स. घर में जो चीज आती है वो रीसेल करने के लिए लाते हो क्या? उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके उसको दोबारा बेचते हो क्या? बिजनेसमैन जब कोई कंप्यूटर, फर्नीचर या मशीन लेकर आता है वो उसको रीसेल करने के लिए लाता है, अपने ऑफिस पर्पस के लिए लाता है, ऑफिस के लिए. बट अगर किसी का बिजनेस ही इन चीजों का है, मशीन्स का, फर्नीचर का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो वो फिर उस बंदे के लिए इंटरमीडिएट है. ठीक है जी, वो फाइनल नहीं है. जो रीसेल पर्पस के लिए या वैल्यू एडिशन के लिए वो इंटरमीडिएट होते हैं. बट यहां पर फाइनल पूछा है तो कंजम्पशन, कैपिटल या इन्वेस्टमेंट पर्पस, दोनों कैटेगरी के गुड्स फाइनल गुड्स कैटेगरी में पुट इन करे जाते हैं. इनकम ऑफ द फैमिली इज एन एग्जांपल ऑफ. बेटा इनकम तो देखो टाइम पीरियड के हिसाब से होती है ना. क्या इनकम को आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर देखते हो या इनकम को आप एट अ पीरियड ऑफ टाइम देखते हो? बेटा इनकम मंथली होती है, वीकली होती है, क्वार्टरली होती है. दैट इज व्हाई इट इज अ फ्लो कंसेप्ट बिकॉज इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बट नॉट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. इसका आंसर बेटा फ्लो रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मेन काम तो यही होता है, यस और नो. पहले लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, ये जो इनपुट्स है ये ट्रांसफॉर्म होते हैं किसमें, आउटपुट में. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल फ्लो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रियल फ्लो. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, फर्म्स पेमेंट करती है लैंडलॉर्ड्स को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल इन्वेस्टर को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट. After that, what do households do with that income? They do the consumption expenditure. Now, these two activities are also called as money flow or nominal flow. यहाँ पर मनी फ्लो और नॉमिनल फ्लो के बारे में बात नहीं हो रही है. यहाँ पर बात हो रही है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हाउस होल्ड से फर्म्स में ट्रांसफॉर्म हुए और फर्म्स में जाकर उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज बना के हाउस होल्ड्स को ऑफर करे कि अब ये रेडी है, स्कूल्स कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, दुकानें खुल चुकी हैं, फैक्ट्रीज बन चुकी हैं, तो आप आके हमसे सामान खरीद लो. बट जब तक थर्ड एक्टिविटी नहीं हो जाती, फैक्टर पेमेंट्स नहीं हो जाती, मनी फ्लो नहीं हो जाता, तब तक वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते. तो यहां पर जो क्वेश्चन में फ्लो पूछा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का हाउस होल्ड से फर्म से और फर्म्स का गुड्स एंड सर्विसेज से हाउस होल्ड्स की तरफ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रियल फ्लो. अगर ऑप्शन होता फिजिकल फ्लो तो इट कुड हैव ऑल्सो बीन द आंसर बिकॉज रियल फ्लो एंड फिजिकल फ्लो आर वन एंड सेम थिंग. तो यहां पर आप देख रहे हो ऑप्शन की लिस्ट में फिजिकल फ्लो गिवन नहीं है बिकॉज वो रियल फ्लो का ऑल्टरनेट नाम है. मनी फ्लो का दूसरा नाम क्या होता है, नॉमिनल फ्लो. थर्ड क्वेश्चन हो चुका है. फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड्स टू डेप्रिसिएशन, नॉर्मल वियर एंड टियर, दैट्स इट. That is also the definition of depreciation. We say regular or normal wear and tear of a fixed asset is said to be depreciation. Next question, inventory is a dash concept, whereas change, beta inventory एक particular point of time पर कितनी है, स्टॉक, चेंज कितनी हुई, वीक में, मंथ में, ईयर में, तो वो क्या हो गया, फ्लो कंसेप्ट. पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट कर रहे हो तो वो क्या कंसेप्ट होते हैं, स्टॉक. बट जब उसमें टाइम पीरियड आ जाता है, टाइम कितना भी हो, चाहे वीक हो, चाहे मंथ हो, चाहे क्वार्टर हो, तो वो क्या हो जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं. अब ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कैपिटल. इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट कि बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट. बट एडिशनल कैपिटल विल बी फ्लो कंसेप्ट. कितना कैपिटल ऐड हुआ, फ्लो कितना कैपिटल था, स्टॉक कंसेप्ट. जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस, आगे बोलो, नेशनल, पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट. सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. आप पहली बात तो ये देखो कि क्वेश्चन में आपको जीएनपी दे ही नहीं रखा, वो क्या दे रखा है, जीडीपी गिवन है. तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस से अगर आप रिमूव कर देते हो डेप्रिसिएशन को तो वो एनडीपी एमपी बन जाएगा, हाँ या ना. ग्रॉस से जब डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा तो वो क्या बन जाती है, नेट इन्वेस्टमेंट. पर क्वेश्चन में आपसे क्या वैल्यू पूछी है, जीएनपी एमपी. बेटा डोमेस्टिक से नेशनल पर आने के लिए आपको क्या उसमें ऐड करना पड़ेगा, एनएफआई ऐड करना पड़ेगा.
राइट। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जब डोमेस्टिक इनकम में प्लस हो जाती है तब निकल कर आती है नेशनल इनकम। सो जब डोमेस्टिक इनकम में ये रहा एनएफआई ऐड हो गया तो क्या बन जाएगा वो जीएनपी एट मार्केट प्राइस। डोमेस्टिक इनकम में एनएफआई ऐड हुआ, निकल कर आ गई नेशनल इनकम। तो वही तो नेशनल पूछी थी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर पेमेंट बायलेटरल पेमेंट। बायलेटरल समझते हो, सर्विस के बदले पेमेंट, वन साइडेड होती है ट्रांसफर, बायलेटरल होती है फैक्टर। फ्री यूनिफॉर्म टू डिफेंस पर्सोनेल, फिर बेटा आपका जाता है सैलरीज टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अब देन रेंट पेड टू द ओनर ऑफ अ बिल्डिंग, स्कॉलरशिप गिवन टू द स्टूडेंट्स। अच्छा बाय द वे मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में है कुछ प्रॉब्लम। क्वेश्चन होना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर पेमेंट, क्योंकि बेटा डिफेंस वाले काम करते हैं उसके बदले उनको यूनिफॉर्म मिलती है, फ्री में नहीं मिल रही है, तो इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज डिफेंस वाले जो मिलिट्री ऑफिसर्स है बेटा ये यूनिफॉर्म फ्री में बन जाती है। तो यूनिफॉर्म बेटा स्काई से आ रही है या उसमें लेबर लगती है, मटेरियल लगता है, तो दैट इज वाइट इज टू बी इंक्लूडेड, फैक्टर पेमेंट होती है। बेटा क्या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सैलरी, क्या बेटा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कुछ काम नहीं कर रहे, क्या सिर्फ समोसे खा रहे, जलेबी खा रहे हैं? बेटा हाँ क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बेटा वहां पर जाके जब एक्टिविटी करते हैं, पॉलिटिक्स अपना एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, पॉलिसीज वगैरह डिजाइन करते हैं, तो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी, दैट इज वाई देयर सैलरी इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर पेमेंट। रेंट पेड टू ओनर ऑफ बिल्डिंग, मेहनत करके बंदे ने बिल्डिंग खरीदी, उस पर रेंट ले रहा है वो, तो ये भी फैक्टर पेमेंट ही होगी। तो पहले तीनों फैक्टर पेमेंट है, स्कॉलरशिप फैक्टर नहीं है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, हो सकता है मुझसे टाइपिंग के टाइम पर कुछ बेटा गलती हो गई हो, या जहां से मैंने नोट डाउन करा है वहां कुछ गलती हो, व्हाटसोएवर। क्वेश्चन को दोबारा मैं क्लियर कर रहा हूं, इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर पेमेंट। तो आंसर विल बी डी, स्कॉलरशिप गिवन, बिकॉज इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट। आगे चल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी? कुछ बच्चे क्लास में फोन चला रहे हैं, तो बेटा क्लास में आने का क्या फायदा, ठीक है। बेटा मैं नाम नहीं लूंगा, पर बेटा जरा फोन को साइलेंट कर दो, ठीक है, क्योंकि बेटा लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है, बीच में डिस्टर्बेंस होती है, ऐसे जब एक्टिविटीज होती हैं। ओनली फोकस आप लोगों के लिए क्लास चल रही है, ये फोन के लिए नहीं चल रही है। फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया आर नॉट पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी, यस और नो? जो इंडिया की इंडिया में जो फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो फिर डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कौन सी एम्बेसीज है? जो इंडिया की एम्बेसीज फॉरेन कंट्रीज में सिचुएटेड है। क्वेश्चन क्या पूछा वो तो हमने बात ही नहीं करी। क्वेश्चन में पूछे कि इंडिया में जो फॉरेन एम्बेसीज है वो कहां पर आएंगे? बेटा वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में तो नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर आवर इंडियन इकोनॉमी। क्या वो हमारी ज्योग्राफी में आ रही है? बिल्कुल, इंडिया के मैप में तो आ रही है एम्बेसी, जो दिल्ली में सिचुएटेड है, तो ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ इंडियाज ज्योग्राफिकल टेरिटरी। विद अ राइज इन रियल नेशनल इनकम, वेलफेयर, बेटा जनरली क्या होता है जब लोगों की इनकम बढ़ती है ना, तो लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंक्रीज होता है, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होती है। सो विद इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम। अच्छा, रियल और नॉमिनल में क्या फर्क होता है? रियल नेशनल इनकम इज मेजर्ड एट द प्राइसेस ऑफ बेस ईयर, नॉमिनल नेशनल इनकम इज मेजर्ड एट द प्राइसेस ऑफ द करंट ईयर। तो रियल नेशनल इनकम अगर इंप्रूव हो रही है तो जो लोगों की एक्चुअल इनकम बढ़ रही है वो ज्यादा क्वांटिटी सेल करने की वजह से बढ़ी होगी, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्राइस लेवल्स इन द कंट्री। सो दैट इज वाई जब लोगों ने ज्यादा क्वांटिटी सेल करी, ज्यादा आउटपुट मैन्युफैक्चर करा, तो लोगों को ज्यादा इंप्लॉयमेंट भी मिली होगी, तो लोगों की लिविंग क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला होगा, वेलफेयर इंप्रूव हुआ होगा। दिस इज इट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर नेशनल इनकम। लेट्स कम टू नाउ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन व्हिच सेज गुड्स व्हिच आर परचेज्ड और सेल्फ प्रोड्यूस्ड by the consumer for his satisfaction are known as consumption good। आंसर भी लिखा हुआ है, मीनिंग भी बिल्कुल क्लैरिफाइड है। अगर कोई कंपनी लेट्स सपोज अपने एम्प्लॉइज के लिए लैपटॉप मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वो क्या है उनके लिए? कंजम्पशन है, बिकॉज दे ऑल विल बी कंज्यूमिंग दोज लैपटॉप्स। घर में आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हो अपने लिए, खाना बनाते हो, चाय बनाते हो, तो वो आपके लिए क्या है? कंजम्पशन गुड है। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक इज नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। न्यूमेरिकल में ऐसे बहुत पॉइंट्स आए थे एक्सपेंडिचर मेथड में, जब नेट में और ग्रॉस में बच्चों को कंफ्यूजन होती है। मैंने आप लोगों को सिंपल सा रूल बताया था कि अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो आंसर विल बी ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एंड इफ द कंपोनेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन एज ग्रॉस डोमेस्टिक, आपको दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, आंसर विल कम आउट टू बी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बट चाहे ग्रॉस डोमेस्टिक हो या फिर नेट डोमेस्टिक हो, वो होता क्या है?
कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है। इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने के लिए दो चीजों को आपको ऐड करना होता है, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक चेंज इन स्टॉक। अब अगर आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को निकालना है तो ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक को ऐड कर दो। अगर आपको नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक को ऐड कर दो। अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में चेंज इन स्टॉक को जब आप ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगी, नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो हमारी कंट्री में हुई है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में चेंज इन स्टॉक को ऐड कर दो, और ये जो नेट इन्वेस्टमेंट होती है इसमें से डेप्रिसिएशन की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो चुकी होती है। कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक होती है रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, एक होती है पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और तीसरी कौन सी होती है, पब्लिक वेलफेयर। एक इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस वाले करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट या नेट बिजनेस इन्वेस्टमेंट, जो भी वैल्यू गिवन है। दूसरी होती है पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट करती है पब्लिक के वेलफेयर के लिए। एक होती है रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन जो हाउस होल्ड्स करते हैं नए घर बनाने में। तो तीनों इन्वेस्टमेंट जब प्लस होती है तो फिक्स्ड बनती है। उसमें जब आप एडजस्टमेंट करते हो क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक को सब्ट्रैक्ट करके जो चेंज इन स्टॉक आता है या एडिशन या रिडक्शन इन स्टॉक आता है उसको आप फिक्स में एडजस्ट करोगे, देन यू अराइव एट द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड वर्ड आ जाएगा तो क्या बताया था, चेंज इन स्टॉक भी आएगा, तो उससे क्या बनता है, डोमेस्टिक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट रॉयल्टी क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस इनकम मेथड। वी ऑल आर अवेयर ऑफ द न्यूमेरिकल दैट रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड रॉयल्टी आर मेड अप टुगेदर टू मेक इट एट ऑपरेटिंग सरप्लस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, ये प्रॉफिट होता है, आप सबको पता है, पर क्या आप सबको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का दूसरा नाम भी पता है, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड सेविंग्स ऑफ द कॉर्पोरेशंस। तो जो सेविंग्स होती है कंपनीज की और जो प्रॉफिट रिटेन कर लिया ऑर्गेनाइजेशन ने, इट इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेट नेम फॉर सेइंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, द प्रॉफिट दैट हैज नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और आपको टैक्स भी दे रखा है कॉर्पोरेट टैक्स, तो शुड यू कंसीडर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या वो रियल प्रॉफिट है या प्रॉफिट वो था जो टैक्स देने के पहले था। जो प्रॉफिट टैक्स के पहले था वो रियल प्रॉफिट था। मान लो टैक्स देने के बाद प्रॉफिट है 1 लाख, टैक्स दिया 20,000, तो प्रॉफिट कितना रहा था, 1,20,000। तो क्वेश्चन में जब प्रॉफिट लोगे तो वो बिफोर टैक्स लोगे, आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट मत रखना। क्यों इंटरेस्ट मत रखना, क्योंकि जो कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट होता है वो टैक्स देने के बाद होता है, टैक्स देने के पहले होता है, टैक्स देने के बाद वाला जो प्रॉफिट होता है वो तो आफ्टर टैक्स हो गया। जो कंपनी ने एक्चुअली अर्न करा दैट इज टू बी कंसीडर्ड, दैट इज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1 लाख और टैक्स था 20,000 कॉर्पोरेट टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आफ्टर वाला जो 1 लाख है उसमें टैक्स 20,000 प्लस कर दो तो कितना प्रॉफिट रहा होगा, 1,20,000। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, रूल सेम है जो हर कैटेगरी के रहते हैं। ऑप्शन ए, इफ असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। Option B, if assertion is true, reason is true, but reason is not the correct explanation of the assertion. Option C, assertion तो true है but reason false है. Option D, अगर assertion ही false है. Are we clear with that? Now let's look at the question. Machine purchased is always a final good. बेटा वॉशिंग मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में होती है क्या वो फाइनल गुड है, वो रीसेल के लिए लिया, वो इंटरमीडिएट है। ऐसे ही एयर कंडीशनर मशीन्स हो गई, या फिर सपोज करो कि किसी का काम ही है मशीन्स का जो आगे प्रोड्यूसर्स को सेल करते हैं, पहले रीसेल करते हैं, फिर जिन लोगों को फर्नीचर बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना है, उनको मशीन सप्लाई करते हैं। तो इन लोगों का भी जो काम है वो भी इंटरमीडिएट लेवल का है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि मशीन इज ऑलवेज अ फाइनल गुड, बिकॉज इफ इट इज परचेज फॉर पर्पस ऑफ रीसेल देन इट विल बी एन इंटरमीडिएट गुड, नॉट अ फाइनल वन। रीजन यहाँ ट्रू दे रखा होगा, व्हाटसोएवर इज रिटन, फाइनल गुड्स डायरेक्टली satisfy the needs of the consumer or investment on the fixed assets. Yes, I have told you option D when assertion is true but reason is false. Next, stationery purchased in a school is an intermediate good. Is it always true? Stationery जो परचेज बेटा करी गई है स्कूल में वो एक इंटरमीडिएट गुड है। Why it is intermediate good? Because अल्टीमेटली वो यूज करी जाएगी बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए। अब जो टीचर्स यूज करते हैं अल्टीमेटली मतलब मार्कर हो गए, डस्टर हो गया, चॉक्स हो गई, क्या उसके पैसे अलग से लेते हैं या फीस के अंदर इंक्लूडेड होता है? जो भी आपकी जो स्कूल की फीस होती है टीचिंग की, उसके अंदर जो मार्कर, डस्टर, चॉक वगैरह की फीस होती है वो इंक्लूडेड होती है। तो दैट इज व्हाई इट इज एन इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो अल्टीमेटली वंस यूज्ड इन प्रोडक्शन लूज देयर यूटिलिटी।
जब आपने चौक डस्टर मार्कर यूज कर लिया तो उनकी कुछ यूजफुलनेस है, आगे कुछ यूज है उनका? नहीं है। एक मिठाई वाले ने चीनी खोया दूध डाल के मिठाई बना दी, उसका कुछ यूज है अब आगे? मिठाई बनी ना, फिर चीनी का कुछ यूज है? नहीं है ना। सो इंटरमीडिएट गुड्स जब फाइनल में कन्वर्ट हो गए या एक बार आगे पहुंच गए, फिर उनका आगे कोई यूज नहीं होता है। घर में एक बार एसी लग गया तो क्या वो किसी के लिए प्रोडक्टिव है आगे? इवन अगर वो दोबारा भी सेल हो गया सेकेंड हैंड तो क्या वो काउंट होगा नेशनल इनकम में? नहीं। सो दैट इज वाई इंटरमीडिएट गुड्स जब एक बार यूज हो जाते हैं तो उनकी यूटिलिटी फिर उसके बाद फिनिश हो जाती है, क्योंकि वो या तो कंज्यूम होंगे फाइनल गुड के फॉर्म में, या तो वो किसी और चीज में कंबाइंड होके वैल्यू को ऐड करेंगे। जैसे कि मिठाई बनाने के लिए जो सामान लगता है वो सामान खत्म हो जाता है जब वो मिठाई में कन्वर्ट हो जाता है। गेटिंग द पॉइंट? सो इट इज, टीचर ने एक बार पढ़ा दिया, मार्कर खत्म डस्टबिन में, चौक खत्म होगी, वैनिश होगी, खत्म। डस्टर पे जो लिखा था इरेज हो गया, खत्म। ठीक है, डस्टर भी एक बार खत्म हो गया, उसका जो फॉर्म है वो निकल गया, फॉर्म निकल गया, तो इट इज ऑफ नो यूज। सो इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं जब वो फिनिश हो गए तो उनकी यूटिलिटी वैनिश हो जाती है। तो दोनों ही बातें बिल्कुल बेटा करेक्ट है। वी विल गो विद ऑप्शन ए अनडाउटेडली, दैट assertion is true, reason is the correct explanation of the assertion. Car purchased by a taxi driver to use as taxi is a consumer good. देखो, घर में अगर आपने कार खरीद के लाए हो तो वो एक कंज्यूमर गुड है, क्योंकि वो आपने अपने पर्सनल यूज के लिए ली है। बट अगर एक टैक्सी ड्राइवर ने ली है तो वो फाइनल गुड तो है, क्योंकि वो उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, पर नॉट बाय द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर गुड बट बाय द फॉर्म ऑफ द कैपिटल गुड। जैसे कि एक फैक्ट्री वाले ने मशीन खरीदी तो वो एक कैपिटल गुड है, एक लॉयर ने प्रिंटर खरीदा तो वो उसके लिए कैपिटल गुड है, स्कूल वालों ने फर्नीचर खरीदा, बस खरीदी, वो उनके लिए एक कैपिटल गुड है। ये सारे फाइनल होते हैं, बट टैक्सी एक फाइनल गुड है कैपिटल गुड के फॉर्म में, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर गुड। फाइनल गुड्स दो कैटेगरी के होते हैं ना आपके, कैपिटल भी और कंज्यूमर भी। यहां पर हम बात करें टैक्सी की तो इट विल बी अ कैपिटल गुड। रीजन ट्रू दे रखा होगा तो असर्शन ही फॉल्स हो गई, तो ऑप्शन डी के साथ जाओगे, असर्शन इज फॉल्स, रीजन विल बी ट्रू। रीजन में दे रखा है consumer goods are those goods which are used directly to satisfy the wants of the consumer। घर में ब्रेड बटर चीनी जो भी यूज करते हो उससे आपकी वांट डायरेक्टली सेटिस्फाई होती है, दैट इज व्हाई दे आर कंज्यूमर गुड्स। रीजन इज करेक्ट, assertion is incorrect, option D is the correct answer in this one। very short answer type। define consumption goods which satisfy the wants of the consumers। डायरेक्टली ऊपर लिखा तो था, सोचना ही नहीं पड़ा। consumer goods are those goods which directly satisfy the wants of the consumer। यही तो क्वेश्चन है, what is the meaning of consumption good। public goods are those goods which are offered by the government and are not excludable and non rivalrous in nature। non excludable का मतलब ये होता है कि कोई भी इनसे एक्सक्लूडेड नहीं रहता। जिसको पार्क जाना है जाओ, जिसको स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ना है पढ़ो, ठीक है सर हम वैसे ही लाइट में नहीं पढ़ते, स्ट्रीट लाइट में सर कहीं जाएंगे, मच्छर बहुत हो गए। जिसको रोड पे ट्रैवल करना है चलना है चलो, तो ये गुड्स क्या है, नॉन मतलब नो वन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ दीज गुड्स, यस और नो। एंड दे आर ऑल्सो नॉन राइवलरियस इन नेचर, इनके कोई राइवल भी नहीं है, बिकॉज ये सर्विसेज देनी किसको, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को। सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज पब्लिक गुड्स। देन स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है, सो दोज कंसेप्ट विच आर मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, मनी सप्लाई इन द कंट्री, inventory, capital, national wealth are some concepts which are related to stock। Give two examples of flow। national income, GDP, per capita income are all flow based। gross investment is the capital formation or the addition to capital formation in an economy in one particular financial year। एक फाइनेंशियल ईयर में कितना एडिशन हुआ है इन्वेस्टमेंट का, दैट इज सेड टू बी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट विच इंक्लूड द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि नेट में इसकी वैल्यू सबट्रैक्ट हो जाती है। व्हाट इज मेंट बाय नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, व्हेन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज मेजर्ड एट द प्राइसेस ऑफ द करंट ईयर एंड क्वांटिटी इज आल्सो ऑफ द करंट ईयर, वी कॉल इट एज नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है, प्राइस ऑफ बेस ईयर क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। नॉमिनल क्या होता है, प्राइस भी करंट ईयर का रहेगा और क्वांटिटी भी करंट ईयर की रहेगी। स्टेट द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग चेंज इन स्टॉक। चेंज में पहला अल्फाबेट क्या आया है, सी, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग में भी बेटा पहला लेटर क्या आता है, सी। बच्चों को हो जाती है कंफ्यूजन, सर ओपनिंग पहले आएगा क्लोजिंग पहले आएगा। अकाउंट्स वाले बच्चे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे जब अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाएंगे, बट इकोनॉमिक्स में कितना स्टॉक ओवर द ईयर ऐड हुआ, यू हैव टू डू क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। डेप्रिसिएशन पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, मशीन की वैल्यू ओपनिंग है 10 लाख, क्लोजिंग है मान लो 8 लाख,
तो कितने से वैल्यू कम हुई है? 2 लाख से। तो 8 लाख माइनस 10 लाख करा है, 10 लाख माइनस 8 लाख करा, 10 लाख माइनस ऑफ ओपनिंग माइनस क्लोजिंग था। मतलब एग्जांपल दे रहा हूं कि चेंज इन स्टॉक, मतलब चेंज निकालने का जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट। यहां पर जो हम चेंज देख रहे हैं उसका आपका पैटर्न रहेगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इसके बारे में डिटेल में हमने जब थ्योरी करी थी बात कर ली थी ऑलरेडी। गिव वन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो से नियर बाय लोगों को प्रॉब्लम होगी ब्रीदिंग में, ठीक है। एंड बोल सकते हैं हम डिफॉरेस्टेशन, वो एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, उससे ऑक्सीजन लेवल्स डाउन होंगे लोकेलिटी में। सो दीज एक्टिविटीज फॉर विच नो वन इज पीनलाइज्ड। एंड अच्छी चीजें जैसे पार्क बना तो उसके लिए कोई रिवॉर्ड हमें नहीं देना गवर्नमेंट को, तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। मेट्रो बनने के बाद पॉजिटिव बेनिफिट्स है, टाइम कम लगेगा बट उसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड आपको किसी को पे नहीं करना। बट जब वो कंस्ट्रक्शन हो रही होगी तो नियर बाय लोकल लोगों को काफी डिफिकल्टीज आएंगी। सो इन दैट केस जो इनकन्वीनियंस उनको होगा, ब्रीदिंग में हेल्थ इफेक्ट होगी, वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। सिमिलरली डिफॉरेस्टेशन से जो ऑक्सीजन लेवल्स डाउन होंगे, ठीक है, प्रॉब्लम होगी लंग्स वगैरह में, एयर पोल्यूशन बढ़ेगा। इन दैट केस इट इज एन अगेन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी फॉर विच नो कंपनी विल बी पेइंग यू सम इंसेंटिव और पेनल्टी फॉर दैट थिंग, ठीक है। नेगेटिव में तो बेटा पेनल्टी लगेगी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं कितनी नॉलेज है आप लोगों की इस चैप्टर में। एक सेकंड बेटा, एक बच्चे से गलती से स्क्रीन हिल गई थी, क्यों हिला रहे हो? विच अमंग द फॉलोइंग आर कैपिटल गुड्स एंड विच आर कंज्यूमर गुड्स एंड वाई। कैपिटल कौन सा है और कंज्यूमर कौन सा है? अ कार यूज एज अ टैक्सी भी पढ़ाया था ऊपर। टैक्सी ड्राइवर अगर कार यूज कर रहा है तो पहली बात तो ये वो कार नहीं है, उसके आगे आर मत लगाओ, उसके आगे बी लगाओ, इट्स अ कैब, ठीक है। तो जो कैब यूज कर रहा है टैक्सी वाला, इट इज अ कैपिटल गुड। रेफ्रिजरेटर इन अ होटल इज अगेन अ कैपिटल गुड। एयर कंडीशनर इन अ हाउस इज अ कंज्यूमर गुड। कैपिटल, अच्छा आंसर दे रखे, अरे वाह। विच अमंग द फॉलोइंग आर फाइनल गुड्स एंड विच आर इंटरमीडिएट। मिल्क परचेज बाय टी स्टॉल, इंटरमीडिएट, क्योंकि वो इससे चाय बनाएगा। ब्रेस्ट परचेज बाय स्कूल बताया था अभी, फाइनल। जूस परचेज बाय अ स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल कैंटीन, फाइनल। जूस पिया करो, सॉफ्ट ड्रिंक्स मत पिया करो। डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। Final goods are those goods in which value addition is not possible. Intermediate goods are those goods which will either be resold or further value addition is possible. Final goods are of two types, consumer and capital. Intermediate goods are also of two types, resellable goods जो आगे resell होंगे या फिर जिनमें value addition possible होगी. Final goods are those goods which are consumed only by the households. We refute the statement. Why do we refute the statement? Because sometimes final goods are also used by the प्रोड्यूसर्स और फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गुड्स। सिर्फ फाइनल गुड्स आपके घर में नहीं आते हैं, बिजनेसमैन भी यूज करता है, मशीन, कंप्यूटर, फर्नीचर, वो उनके लिए क्या है? फाइनल है। क्या वो आगे बेचेगा दोबारा? क्या उसमें वैल्यू एडिशन करेगा? तो जरूरी नहीं कि जो घर में आ रहा है वही फाइनल है। अब जो फर्नीचर हमने अपने इंस्टीट्यूट में लगा रखा है, जो हमने स्क्रीन लगा रखी है, ये सब चीजें भी हमारे लिए क्या है? फाइनल। बेटा इन सब चीजों को मेरी कोई रीसेल करने की टेंशन नहीं है और ना इनको मैं कुछ वैल्यू एडिशन करके आगे बेच सकता हूँ। देन आगे स्टॉक एंड फ्लो में क्या फर्क होता है? स्टॉक को मेजर करते हैं पॉइंट पे, फ्लो को मेजर करते हैं पीरियड पे। यस, जैसे कि नाउ जीए हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन कि सर आर ऑल द कैपिटल गुड्स आल्सो फाइनल गुड्स? द आंसर इज यस। ये जो भी कैपिटल गुड्स फिक्स एसेट्स के फॉर्म में एक बिजनेसमैन यूज कर रहे हैं, ठीक है, देन इट विल बी अ फाइनल गुड। बट थोड़ा सा मैं इसको डिप्लोमेटिक वे में अगर बोलूं, अगर ये थ्योरेटिकली पूछा जाए, आप लोग एग्जाम दे रहे हो और आपको ये क्वेश्चन आ गया कि आर ऑल द कैपिटल गुड्स सेड टू बी अ फाइनल गुड? It could be a washing machine, it could be a refrigerator, ठीक है। It matters कि whether it is bought by an electronic showroom or by a firm or office or by household. For a dealer, it will be an intermediate, but for a firm or office or household, it will be final. So for a theoretical type question, when they are asking, are all the capital goods final? You have to say no in that sense, ठीक है, because it might be bought for either the purpose of resale or it might be for some value addition, right? But if it is bought for household or by a firm, in that case it is generally a final good. Then explain the circular flow of income. शुरुआत में मैंने आपको ये ओरली समझाया था, पहले फिजिकल फ्लो होता है फिर मनी फ्लो होता है। पहले एक आउटर लूप बनाना है फिर उसमें इनर लूप दिखाना है। सो दैट्स हाउ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विल वर्क. Subsidies to the producer should be treated as a transfer payments. Defend or refute. Now subsidies जो producer को दी जा रही हैं वो इसलिए दी जा रही हैं बिकॉज वो कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं. सो दैट इज वाई शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफर, बट सब्सिडीज टू हाउस होल्ड्स शुड बी अ
transfer payments but not to the firms because they are doing something productive in the economy. Giving reasons, how will you treat the following in estimation of national income? Payment of interest by individual to bank on loan to buy a car. क्या उसने कार बनाई है? क्या उसने कोई फैक्ट्री चालू करी है? पर्सनल लोन लिया है ना, उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं. कंजम्पशन पर्पस के लिए लोन लिया है, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए लोन लिया नहीं है, तो उस पर इंटरेस्ट एस्टिमेट नहीं होगा. मतलब इंटरेस्ट जो एस्टिमेट होगा वो नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में रेलेवेंस नहीं रखता. एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन सर्विसेज. बेटा जो गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन सर्विस दे रही है, क्या उसमें जो टीचर्स एजुकेशन दे रहे हैं वो फ्री में जाएंगे? क्या गवर्नमेंट जो उसमें मटेरियल देगी वो फ्री में मिल जाएगा? उन्हें खर्चा होगा ना. तो इट विल बी इंक्लूडेड इन द national income because those who will be giving the services, those material that will be bought by the government, it will be included in national income. Expenditure on purchasing a machine installed in a production unit. बेटा मशीन खरीदी आपने, it's a final good, तो it will be included in the national income. कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? क्रिस्टल क्लियर? कभी किसी ने क्रिस्टल देखा भी है या सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हो क्रिस्टल क्लियर? सो आई बिलीव जितना हमने करा है विद कंसेप्ट इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. हाउ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस इज अ लिमिटेशन इन जीडीपी. मैंने जब ये क्लास में टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों से पूछा था कितने बच्चे घर में पौधों में पानी डालते हैं. अभी बताना कितने बच्चे घर में पौधों में पानी डालते हैं? अक्षय डालता है, प्रथम डालता है, कविश भी डाल रहा है, यश भी, रेमांश भी, सिमरत भी डालती है. कोई बात नहीं. सो अल्टीमेटली बेटा अगर आप प्लांट्स में वाटर डालोगे तो आप में से कितने बच्चों को महीने के कुछ पैसे मिल रहे हैं इस काम के? किसी का हाथ खड़ा नहीं हो रहा. तो ये अल्टीमेटली नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है. अच्छा, आप में से कितने बच्चों के घरों में माली आता है पानी डालने के लिए? जरा हाथ खड़ा करना. गार्डनर बाहर से आता है पानी डालने के लिए, कितने पैसे लेता है वो भागे? पता नहीं, नहीं इतने तो नहीं, मतलब 1000-2000 के आसपास. सिर्फ पानी अगर वो डाल रहे हैं तो उसके इतने, मेंटेनेंस वगैरह के फिर वो 2-2.5 तक शायद पहुंच जाता होगा. आई एम नॉट अवेयर ऑल्सो ऑफ द एग्जैक्ट अमाउंट. चलो 2000 रुपये रफली ले लेते हैं, एक नॉर्मल जो एक एवरेज है. अगर वो ऑल्टरनेट डेज पर आ रहा है, डेली आएगा तो उसके चार्जेस अकॉर्डिंग टू मी थोड़े ज्यादा रहेंगे. वो काम आप लोग फ्री में कर रहे हो. अब आप लोग घर जाके अपने पेरेंट्स को ये मत बोलना कि आयुष सर ने बोला है कि पानी डालने के पैसे दो, इतने पैसे, फिर वो भी पैसे मांगेंगे. वो बोले कि हम भी घर में खाना बना रहे हैं, हम भी डिशेस को वॉश कर रहे हैं, हम भी कपड़े धो रहे हैं, उसके पैसे अलग निकालो, आप दो. तो ये चीजें जीडीपी में काउंट नहीं हो पाती है, जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. पर बेटा ये तो अफेक्शन है, ये तो प्यार है, ये तो रिस्पेक्ट है, जो हमें सिर्फ एक जगह मिलती है और वो जगह होती है घर. अब वो भी अगर बेटा पैसों में आ जाएगी तो बेटा जिंदगी जीने का फायदा क्या? ठीक है. सो अल्टीमेटली अब जीडीपी की अगर हम डीमेरिट निकाल रहे हैं तो उसमें ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं हो रही. बेटा पैसों में थोड़ी आप प्यार देखो, ठीक है. मतलब आप हर चीज अल्टीमेटली आपको अगर मतलब अगर अफेक्शन देना तो उसमें बेटा पैसे इन्वॉल्व ना करे जाए तो बेटर है. बट अगर ये चीजें काउंट होगी तो क्या इससे हमारे जीडीपी की वैल्यू इंक्रीज होगी? डेफिनेटली. बट काउंट नहीं होती. दैट इज वाई जीडीपी की वैल्यू अंडर वैल्यू हो जाती है, क्योंकि जो नॉन मॉनेटरी चीजें होती है इसकी पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होती. किसी को पैसे नहीं मिलते इन कामों को करने के लिए, बट काम करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जीडीपी डजंट गिव अस क्लियर इंडिकेशन ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. डिफेंड और रिफ्यूट. वी डिफेंड द स्टेटमेंट. एक तो ये जो कि नॉन मॉनेटरी इंक्लूड नहीं हो रहा. एक्सटर्नलिटीज के बारे में बात करी थी, कुछ अच्छे काम और कुछ नुकसान जिसके लिए कोई पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होती. दैट इज वाई इट इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी. पॉपुलेशन ज्यादा होने से जीडीपी ज्यादा निकल कर आता है. प्राइस लेवल्स कंट्री में ज्यादा है तो भी जीडीपी ज्यादा निकल कर आता है. सो दैट इज वाई वी कैन नॉट रिलाई अपॉन जीडीपी एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. देन गवर्नमेंट काफी एक्सपेंडिचर कर रही है योगा को पॉपुलराइज करने में. क्या इससे जीडीपी बढ़ेगा और वेलफेयर बढ़ेगा? दोनों बढ़ेंगे. जो प्रमोशन में पैसे लगेंगे एक तो वो उससे जीडीपी बढ़ेगा. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है बेटा, होता है ना गवर्नमेंट फनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मेथड का सेकंड कंपोनेंट वो बढ़ेगा. एट द सेम टाइम जब लोगों को अवेयरनेस होगी योगा की, लोग सुबह जल्दी उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, अलग अलग तरीके के बेटा एक्सरसाइज करेंगे जो भी योगा में होती है, मुझे नाम नहीं पता. सो उससे लोगों का वेलफेयर भी इंक्रीज होगा. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, लास्ट वन, ठीक है. कितने क्वेश्चन? थोड़े बहुत, ये 4 ही हैं, फिर आपको फ्री करते हैं लेक्चर से. किन बातों का ध्यान रखना है एक्सपेंडिचर मेथड लगाते टाइम? सेकेंड हैंड गुड्स को हमें इंक्लूड नहीं करना है. फाइन, पर उसमें जो कमीशन इन्वॉल्व है वो हमें इंक्लूड करनी है. शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स के एक्सपेंडिचर को हमें इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि वो पेपर एसेट्स है, उसमें कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती है. फाइन, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी को पेमेंट कर रही है जिसने लॉटरी जीती है कुछ, तो वो ट्रांसफर पेमेंट से वो इंक्लूड नहीं होगी, जैसे लाइक पेंशन स्कॉलरशिप इंक्लूड नहीं होगी. तो दीज आर सर्टेन प्रिकॉशंस दैट वी हैव टू टेक केयर व्हाइल यूजिंग
expenditure also, intermediate goods are not to be included while using expenditure method. Next, इनमें से क्या आप काउंट करोगे नेशनल इनकम में और क्या आप काउंट नहीं करोगे? एक्सपेंडिचर बाय द फर्म ऑन पेमेंट ऑफ फीस टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक्सपेंडिचर बाय अ फर्म ऑन पेमेंट ऑफ फीस टू द सीए। बेटा जो वो फीस सीए को देते हैं अकाउंट्स वगैरह फिल करने के लिए, टैक्स वगैरह फिल करने के लिए, क्या जब वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल के लिए ऑफर करेंगे क्या वो वाली फीस कवर नहीं करेंगे? सीए को जो दी, जो बिजली के बिल भरे, जो पानी के बिल भरे, तो वो सब चीजें क्या हो जाएंगी? इंटरमीडिएट। क्योंकि व्हेन दे विल सेल द प्रोडक्ट तो ये उनके लिए क्या होगा? एक तरीके की कॉस्ट, इट इज अ कॉस्ट एंड इट विल बी इंक्लूडेड इन द सेलिंग प्राइस। सो इट इज नॉट टू बी काउंटेड इन national income, not also in domestic income, because it will be included in the final product or the service. Payment of corporate tax by the firm, tax is a transfer payment. Government आपको बदले में क्या दे रही है टैक्स के बदले? Nothing, not to be included. Whether it is a corporate tax, GST, whether it is income tax, not included. Purchase of refrigerator by the firm for own use, yes, it is a capital good, investment good, तो इट इज टू बी अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। अब इनमें से कौन सा नेशनल इनकम में आएगा? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय फर्म टू द बैंक। बेटा कंपनी ने लोन लिया, कुछ काम करा होगा, कोई गाड़ी खरीदने के लिए, बाइक खरीदने के लिए लोन नहीं लिया, काम करने के लिए लोन लिया था, अब इसका इंटरेस्ट काउंट होगा। पर पर्सनल लोन पे जो इंटरेस्ट आप दे रहे हो दैट विल नॉट बी काउंटेड बिकॉज उससे कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही। बट जब आपने कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए लोन लिया तो वो वाला इंटरेस्ट काउंट होना बनता है। एंड देन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक टू इंडिविजुअल। बेटा बैंक भी तो सर्विसेज दे रहा है लोगों को, बैंक भी तो लोगों के लॉकर को मेंटेन कर रहा है, फिर कंपनीज को आगे लोन देता है। तो इंडिविजुअल पर्सन जिसने बैंक में पैसा रखवाया एफडी में, उसका पैसा किसी प्रोडक्टिव जगह पर यूज हुआ, फॉर विच बैंक इज गिविंग हिम द इंटरेस्ट टू बी काउंटेड, ये इंक्लूड होगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय इंडिविजुअल टू दी बैंक। अब इंडिविजुअल ने किस पर्पस के लिए लोन लिया था हमें क्या पता? क्या पता उसने कार खरीदने के लिए, बाइक खरीदने के लिए लोन लिया, नॉट टू बी काउंटेड। बैंक जब उसको देगा तो बैंक ने उस पैसे को कहीं यूज करा तब उसको इंटरेस्ट दिया, इंडिविजुअल पर्सन ने क्या करा उस पैसे का किसको पता। अब ये वाले काउंट होंगे कि नहीं? पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स नहीं काउंट होगा, परचेज ऑफ मशीनरी काउंट होगी, परचेज ऑफ यूनिफॉर्म फॉर नर्सेज बाय द हॉस्पिटल। बेटा क्या ये यूनिफॉर्म फ्री में बन गई होगी? पैसे लगे होंगे ना, काउंट होगी। एक्सप्लेन एनी 4 लिमिटेशन, ये तो हमने कर लिया, अभी एक्सटर्नलिटीज हो गई, फिर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हो गए, पॉपुलेशन लेवल हो गया, प्राइजेस हो गए, फाइन। सो दीज आर द रीजंस फॉर विच जीडीपी और नेशनल इनकम इज नॉट अ गुड इंडिकेटर फॉर वेलफेयर इन द इकोनॉमी। सो विद दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ नेशनल इनकम आर ओवर फ्रॉम माय साइड।